नमस्कार दोस्तों, मैं राज एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप अंदर तक डर जाएंगे। तो हेडफोन्स लगा लीजिए और चले मेरे साथ डर के एक अनूठे सफर पर। यह कहानी है इंदौर के गणेश की। तो कहानी सुने गणेश की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम गणेश है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मेरे दादा, पापा, मम्मी, मैं और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई का नाम पंकज है। अभी मैं गोवा में एक प्लास्टिक के दरवाजे बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। बात तब की है जब मैं 12th में पढ़ता था। घटना कुछ इस प्रकार की है कि मेरे दोस्त सुनील ने प्लान बनाया कि हम पंचमढ़ी घूमने चले। तो मैंने सुनील को बोला, भाई मैं तो तैयार हूँ पर मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। तो सुनील बोला, भाई मेरे बड़े भैया भी तो साथ चल रहे हैं, वो मिलिट्री में है, तो तेरे पापा मना भी नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा चलना कब है, तो वो बोला संडे को चलना है, 4-5 दिन में वापस आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। घर आकर मैंने पापा से पूछा कि मैं, मेरा दोस्त सुनील, उसके बड़े भैया, हम सब पंचमढ़ी घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। पहले तो पिताजी ने मना कर दिया, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि सुनील के बड़े भैया मिलिट्री में हैं, तब उन्होंने हमको जाने की इजाज़त दे दी और बोला पंकज को भी लेते जाना और अपना ख्याल रखना। मैंने उनको हाँ कहा और अपने कमरे में आके पंकज को बताया कि हम संडे को पंचमढ़ी जा रहे हैं। वो बड़ा खुश हुआ। फिर हम संडे को सुनील के घर अपना सामान लेकर पहुंच गए। सुनील हमारा ही इंतजार कर रहा था। फिर हम चारों कार में बैठे, सुनील, मैं, पंकज, हम तीनों पीछे वाली सीट पे बैठे और विजय भैया आगे वाली सीट पे ड्राइवर के पास बैठ गए। फिर गाड़ी आगे की ओर बढ़ गई। हम लोग खूब मस्ती करते हुए पंचमढ़ी पहुंच गए। पंचमढ़ी में हमने 4-5 दिन खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की। फिर इंदौर के लिए वापस चल पड़े। मेरा छोटा भाई पंकज खूब मस्ती कर रहा था। मैंने पंकज को बोला ज्यादा मस्ती नहीं करना, विजय भैया डांटेंगे, पर वो किसी की नहीं सुन रहा था। करीब रात को 2 बजे हमारी गाड़ी एक सुनसान जगह पर बंद हो गई। हमने ड्राइवर से पूछा अंकल क्या हो गया, तो अंकल बोले मैं बोनट खोलकर देखता हूँ कि आखिर कार में हुआ क्या है। फिर ड्राइवर अंकल ने कार का बोनट खोलकर देखा और बोले मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। फिर हम सब भी कार के बाहर आ गए। तभी वहाँ पर हमें एक अंकल बाइक से आते हुए दिखे। विजय भैया ने अंकल को हाथ देकर रोका और पूछा भाई साहब यहाँ कहीं आसपास कोई गैरेज है। तो वो बाइक वाले अंकल बोले यहाँ आसपास तो कहीं नहीं, पर यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक गैराज है, पर अभी रात को 2 बजे वो बंद मिलेगा, पर वहाँ उसके बोर्ड पे उसका नंबर लिखा हुआ है। तो विजय भैया ने बोला, उनसे निवेदन किया कि आप हमारे ड्राइवर को वहाँ ले जा सकते हैं। बाइक वाले अंकल बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं ले जाता हूँ। फिर वो ड्राइवर को लेकर गैराज की तरफ चल पड़े। तकरीबन 1 घंटे बाद वो अंकल ने ड्राइवर को वापस हमारे पास छोड़ दिया। हमने अंकल को धन्यवाद दिया। अंकल वहाँ से चले गए। फिर हमने गैराज वाले को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसको फिर फ़ोन लगाया, पर उसने इस बार फ़ोन पिक कर लिया। हमने हमारी समस्या गैरेज वाले को बताई, तो वो बोला मेरे आने का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा और गाड़ी वहीं ठीक हो गई तो बढ़िया है, वरना आपको रात वहीं गुजारनी होगी। हमने उसको बोला भाई ठीक है आप आओ तो सही। उसने 1 घंटे का बोलकर फ़ोन काट दिया। हम गैरेज वाले का इंतजार करने लगे। तभी पंकज अपनी जगह से उठा और एक झाड़ के नीचे बाथरूम करने लगा। हमने उसको इग्नोर किया। थोड़े इंतजार के बाद गैराज वाला भी आ गया था। उसने गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को रिपेयर किया। फिर बोला गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। आखिर 3 घंटे बाद गाड़ी स्टार्ट हुई थी। हमने गैरेज वाले से पूछा क्या हुआ था गाड़ी में, तो वो बोला गाड़ी की बैटरी का वायर ढीला हो गया था और उस पर कार्बन जम गया था, उस कारण से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने उसको साफ किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने गैरेज वाले को पैसे दिए और धन्यवाद बोला और घर के लिए निकल गए। और हमें घर आते आते रात हो गई थी। हमने खाना खाया और सोने चले गए। थकान के कारण नींद भी जल्दी आ गई। करीब रात को 3 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि पंकज गले को हाथ लगाए छटपटा रहा है। मैं घबराया और डर के मारे बुरा हाल हो गया। एसी चालू था फिर भी पसीना आ रहा था। मैं जल्दी से उठा और पंकज को झंझोड़ के उठाया। वो घबरा के उठा तो मैंने पूछा पंकज क्या हुआ था, तो वो बोला मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा है। तो मैंने बोला तुमने कोई सपना देखा होगा। फिर हम सो गए। सुबह हुई तो मैंने रात की सारी घटना मम्मी पापा को बताई, तो पापा बोले थकान के कारण उसको ऐसा लगा होगा। पर जो पंकज दिन भर धमाचुकड़ी करता था, मस्ती करता था, उदास सा बैठा रहा, ना कुछ खाया ना पिया। हमने सोचा थकान के कारण उसका ये हाल होगा। तो मम्मी ने पंकज को सोने का बोला। वो जाकर लेट गया, पर उसको नींद नहीं आ रही थी। वो ऐसा ही लेटा रहा और रात हो गई। मम्मी ने खाना खाने का बोला तो वो उठकर खाना खाने आ गया। खाना देखकर उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गई और गुस्से में बोला ये क्या है, मुझे ये नहीं खाना, हटाओ इसे। तो माँ ने पूछा बेटा तुझे क्या खाना है, तो वो बोला मुझे मांस खाना है। तो माँ बोली बेटा तेरे लिए कल मांस बनाएंगे, अभी तू यही खा ले। तो वो गुस्से में चिल्लाया, एक बार भी समझ नहीं आता, जब मैंने बोल दिया मुझे अभी मांस खाना है तो खाना है,
मैंने बोला पंकज ये कोई तरीका होता है माँ से बात करने का? तो वो बोला आप अपना काम करो। इतना बोलकर ही पंकज लुस होकर खाने की टेबल पर गिर गया। हमने उसको उठाने के लिए जैसे ही उसको हाथ लगाया तो हमने देखा कि उसको बहुत तेज बुखार था। तब तक पापा भी आ चुके थे। हमने सारी बात पापा को बताई तो पापा उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बोला घबराने की कोई बात नहीं है, थकान के कारण उसकी तबीयत खराब है, ये दवाई दे देना आराम हो जाएगा। फिर पापा पंकज को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद पंकज ने थोड़ा बहुत कुछ खाया और दवा लेकर सोने चला गया। हमने भी खाना खाया, फिर मैं भी सोने चला गया। रात को मेरी नींद पंकज की आवाज़ से खुली। वो कल रात जैसा ही छटपटा रहा था। मैंने फिर उसको उठाया तो बोला भैया कोई भयानक सपना देख रहा था, मुझे लगा कोई मेरा गला दबा रहा था और बोल रहा था हमारे साथ चल हम तुझे लेकर जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आराम से सो जाओ। फिर वो सो गया। सुबह हुई तो पंकज घर से दोस्त के यहाँ जाने का बोलकर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वो वापस आया और कुछ खाकर कमरे में सोने चला गया। उसका चेहरा पीला हो रखा था। हमने भी उसको कुछ नहीं बोला। माँ ने उसे दवाई दी और वो लेट गया। रात हुई, हम सब सोने चले गए। सोए थे तो देखा पंकज सो रहा है, मैं भी सो गया। रात को मुझे प्यास लगी तो मैं उठा तो देखा पंकज एक दीवार की तरफ मुंह करके दीवार पर सिर पटकते हुए कुछ बड़बड़ा रहा है। मैं पंकज के पास गया और उसको आवाज लगाई पंकज पंकज, पर वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। मैंने उसको जोर से खींचा और बोला यहाँ क्या कर रहा है? तो वो घबरा कर बोला मैं यहाँ कैसे आ गया? तो मैंने सोचा नींद में चलकर आया होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, सो जा। फिर हम सो गए। अगले दिन मैंने सारी घटना घर वालों को बताई। तभी हमारे दरवाजे की डोरबेल बजी। हमने दरवाजा खोला तो वहाँ मेरे दादाजी थे जो गाँव से आए थे। हमने दादाजी के पैर पड़े पर पंकज दादाजी को घूरे जा रहा था। दादाजी ने पूछा पंकज तुझे क्या हुआ है? तो पापा ने बताया कि पंकज की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं है, इस कारण ये ऐसा कर रहा है। दादाजी ने पूछा क्या हुआ है इसे? तो माँ ने दादाजी को पूरी बात बताई। तो दादाजी बोले कुछ नहीं, बस इसकी नजर उतार दो, ये सही हो जाएगा और रात को ये मेरे पास सोएगा। फिर रात को पंकज दादाजी के कमरे में सोने चला गया जो पहली मंजिल पर था। आधी रात को दादाजी की चिल्लाने की आवाज से हम सबकी नींद खुली। हम सब भागकर दादाजी के कमरे में गए तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। माँ तो वो सब देखकर बेहोशी हो गई। हम सब अपनी जगह जड़ हो गए और हमारी पलक भी नहीं झपक रही थी। हमने देखा कि जो दादाजी है वो पलंग पर खड़े हुए हैं और पंकज का पूरा मुंह खून से लथपथ है और पंकज के मुंह से खून टपक रहा है। हाथ पूरे खून से सने हुए हैं और उन्हीं हाथों से वो कुछ खा रहा है। पास जाकर देखा तो पास में बिल्ली मरी हुई थी, खून से लथपथ पड़ी हुई थी। हम सब घबरा गए थे। पापा पंकज के पास गए और उसको चिल्लाए ये क्या कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया? पर तब तक पंकज अपने होश खो बैठा था। पिताजी उसको साफ करके अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी सारी जांचें की, दिमाग की जांच की, पर सब नॉर्मल निकली। तो डॉक्टर बोला डिप्रेशन के कारण हो रहा है, मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, इसको टाइम पे देते रहना और इसको जो कुछ इसने कल रात किया है इसको मत बताना, नॉर्मल बिहेव करना इसके साथ। हमने बोला ठीक है और हम घर आ गए। रात को मैं और दादाजी पंकज के पास सोए हुए थे। फिर आधी रात को बचाओ बचाओ की आवाज से मेरी नींद खुली। पंकज ने दादाजी के बाल पकड़कर बालकनी से नीचे लटकाया हुआ था और पंकज बोल रहा था बुड्ढे मैं तेरे पूरे परिवार को साथ लेकर जाऊंगा, अब तेरे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। तब तक पापा और मम्मी भी ऊपर आ गए। हमने दादाजी को ऊपर खींचा और पंकज को धक्का देकर वहां से हटाया। पंकज एक तरफ गिर कर बेहोश हो चुका था। पापा बोले पंकज में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तो दादाजी बोले ये पंकज नहीं है, इसमें कोई बुरी आत्मा है, इसको किसी को दिखाना पड़ेगा। अगले दिन दादाजी किसी जानकार को लेके आए। तांत्रिक ने घर में घुसते हुए बोला यहाँ कोई बुरी आत्मा का साया है। फिर हम उसे पंकज के पास लेकर गए। उसने कुछ भभूत मंत्र फूंककर पंकज पर फेंकी पर पंकज को कुछ नहीं हुआ। फिर पंकज के अंदर की आत्मा बोली इस भभूत से तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और अब तू मरेगा। इतना बोलते ही तांत्रिक का सिर पंकज ने पकड़ लिया और नरेल की तरफ फोड़ दिया। ये सब तक कर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरन फैल गई, मेरी आत्मा मुंह को आ गई, रूह कांप उठी। हम सब घबरा कर वहां से बाहर भागे। फिर अगले दिन पापा एक मौलवी को लेकर आए। मौलवी ने पवित्र जल पंकज पर फेंका। पंकज चिल्लाने लगा मत कर मौलवी वरना तुझे भी मार दूंगा। मौलवी जी कुरान की आयत पढ़ने लगे। कुरान की आयत पढ़कर जल पंकज पर फेंके जा रहे थे और पंकज तड़प रहा था। अब मौलवी जी ने पूछा तू कौन है और इस बच्चे के शरीर में क्यों आया है? तो पंकज के शरीर में जो आत्मा थी वो बोली मैं एक जिन हूँ, इसने मेरे घर पर पेशाब की है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मौलवी बोले इसको छोड़कर जाने का तू क्या लेगा? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अब ये मेरे साथ जाएगा। जिन भी बहुत शक्तिशाली था, उसने मौलवी को हवा में फेंक दिया। फिर मौलवी का गला पकड़कर मारने लगा। मौलवी जी ने तुरंत कुरान की आयत पढ़ना चालू कर दिया। जिन ने मौलवी जी को छोड़ दिया और तड़पने लगा। फिर मौलवी जी ने एक कांच की पवित्र बोतल निकाली और आयत पढ़ते हुए जिन पर पाक पानी छिड़कने लगे।
जिन तड़प रहा था। फिर मौलवी जी ने आयत तेज तेज पढ़ना चालू की। तभी वहाँ जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ आई और जिन ने दादाजी के पेट में हाथ डालकर पेट फाड़ दिया। खून के छींटे मौलवी जी के ऊपर भी आए। खून के छींटे आने से मौलवी जी ने आयत पढ़ना बंद कर दिया। वहाँ सब घबराए हुए खड़े थे। फिर जिन ने मौके का फायदा उठाते हुए मौलवी को भी पकड़ लिया और जैसे ही वो मौलवी जी को मारने वाला था वैसे ही मौलवी जी ने जेब से एक पवित्र तावीज निकालकर पंकज के सिर पर रख दिया और कुरान की आयत पढ़ने लगे। पंकज के अंदर का जिन तड़पने लगा। फिर पंकज के शरीर से कुछ धुआं सा निकला और उस बोतल में चला गया। मौलवी जी ने जल्दी से बोतल पर ढक्कन लगाया। तभी पंकज बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर मौलवी जी ने पंकज के गले में एक तावीज मंत्र पढ़कर पहनाया और बोले, अब सब कुछ ठीक है, मैं इस बोतल को कब्रिस्तान में दफना दूंगा, पर यह तावीज इसके गले से मत निकालना। इतना बोलकर वो मौलवी जी वहाँ से चले गए। पर पंकज की इस जरा सी गलती ने हमारा जीवन ही तहस नहस कर दिया। मेरे प्यारे दादाजी कुर्बान हो गए और हम आज 10 साल बाद भी इस घटना को भुला नहीं पाए। पंकज तो आज भी रात को डर डर कर नींद से उठ जाता है। धीरे धीरे हमारा जीवन अब सामान्य होने लगा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और यदि आपकी भी कोई कहानी हो तो मुझे मेरे इंस्टा आईडी भूतिया किस्से ऑफिशियल पर भेजें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अपनी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।